जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार का 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जा चुका है और ये बजट हमारी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लगातार 9वीं बार प्रस्तुत किया गया, सदन में पेश किया गया है। इससे पहले 10 बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने का, प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पर है, लेकिन अब हम वह मोटी मोटी और ज़रूरी बातें आपसे करने वाले हैं जो हमें और आपको बजट में आसानी से समझ में आएगी और डायरेक्ट हम पर उसका प्रभाव दिखता है। सबसे पहले हमारा जो बजट है वो 53.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है और इस बार जो केंद्रीय घाटा है, वित्तीय घाटा है, उसको घटाकर 4.3% पर रखा गया है, रखने की सिफारिश की गई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को माना गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका सीधा सीधा असर हम पर और आप पर दिखाई देगा। बहुत सारी बातें हैं, राजनीतिक बातें कम और जरूरी बातें ज्यादा हम लोग करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की गई हैं, बहुत नपा तुला और सधा हुआ है। आलोचना समालोचना भी हो सकती है, इसके बारे में कई प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक मंतव्य हो सकते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक विमर्श हो सकते हैं, लेकिन वो बातें जो हमें जाननी चाहिए उसको लेकर के मैं आया हूं। बाकी नकारात्मक और सकारात्मक विमर्श के लिए अलग से हम आएंगे, अलग से प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे। 16वें वित्त आयोग की इसमें सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। 8वें वेतन आयोग को इसमें लागू कर दिया गया है और हमने आपको बताया ही है कि हमारा जो बजट है वो 53.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। जो हमारा रक्षा बजट है, रक्षा बजट के बारे में बढ़ोतरी की गई है। रक्षा बजट जो था वो हमारा 14.67% है हमारे जीडीपी का, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो बजट है वो 15% बढ़ा दिया गया। जो पिछला बजट था हमारा 6.81 लाख करोड़ रुपए का था, अभी का जो हमारा बजट है वो 7.85 लाख करोड़ का है, यानी कि पिछले बजट की तुलना में 15% बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कुल जीडीपी का 14.67% होता है। तो रक्षा बजट इसलिए भी जरूरी है, जिस प्रकार से हमारे ऊपर हमले दर हमले हैं, शत्रु हमारे ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी हमसे उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं, इसलिए भी रक्षा बजट में खर्चा करना ज़रूरी था और इसके पक्ष में सभी लोग हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। लेकिन एक जो चिंता का विषय भी बना हुआ है, शिक्षा पर आखिर कब हम लोग अपने बजट का, अपनी जीडीपी का अच्छा खासा चीज़ खर्च, जैसे कि एनईपी बना था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था, तो उसमें ये सिफारिश हुई थी कि 6% जो हमारी जीडीपी है उसका करीब 6% जब इसमें हम लोग खर्च करेंगे तब जा करके हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो किसी भी देश की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, और हम जिस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, जगत गुरु बनना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो रीढ़ है उसको ठीक करना होगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वैमनस्यता फैल रही है, वो केवल और केवल अशिक्षा के कारण फैल रही है। तो हमारी जो सुशिक्षा है, सुशिक्षा पर जो खर्च है, वो खर्च ही करीब करीब ये मान करके चलिए कि अभी जो बढ़ा है वो 3.21% होता है, हमें 6% तक खर्च करना है। ध्यान दीजिए, जो पिछला खर्च था एजुकेशन पे वो 1.28 लाख करोड़ था, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, 8.27% की बढ़ोतरी हुई है और अब वो बढ़कर 1.39 लाख करोड़ हम एजुकेशन पर खर्च करने वाले हैं। फिर से मैं बता दूं, एनईपी की जो सिफारिशें हैं वो 6% खर्च करने की है और अभी हम लोग केवल 3.21% खर्च कर रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ही हमारा बजट चालू हुआ, संडे को भी शेयर मार्केट खुले हुए थे और वो औंधे मुंह धड़ाम से नीचे गिरे और कोई पहली बार नहीं हुआ है। करीब करीब जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार की बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला है तो 8 बार 11 में से 8 बार ऐसा मौका रहा है कि जब ये जो शेयर मार्केट है वो औंधे मुंह गिरे हैं। तो ये बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है कि शेयर मार्केटों के गिरने के कारण हमारा बजट किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है। शेयर मार्केट बहुत प्रकार के प्रभावों के कारण उठता और बढ़ता है।
बजट में उम्मीद होती है, लेकिन उम्मीद लोक लुभावन नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं था। तो जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी, उन हाई एक्सपेक्टेशंस को निराशा होने के कारण बाजार गिरे हैं, और बाजार गिरने के और भी कारण है। देखिए, बाजार पूरी तरह से नहीं गिरते हैं, उनके अलग अलग शेयर्स होते हैं। जो बैंकिंग के शेयर्स हैं वो गिरे हैं, और भी बहुत सारे शेयर गिरे हैं। फिलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के ज़्यादा बातें की गई हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स हैं, जो इंफ्रा के शेयर्स हैं, वो बढ़े हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करेंगे, तो वहाँ से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कुल मिलाकर के 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को मान लिया गया है। जी राम जी पर 10 लाख करोड़ रुपए, थोड़ा सा 10 लाख करोड़ रुपए उसमें एक्स्ट्रा डाला गया है, जो रोजगार को लेकर के है। ध्यान दीजिए कि रोजगार को लेकर जो बात कही जा रही है वो केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार के रूप में नहीं देख रही है सरकार। आप लोगों को रोजगार के मामले में कुछ बातें समझनी होगी। जैसे कि मनरेगा है, या कि जिसका नाम अब जीराम जी हो गया है, उसको भी रोजगार के अवसर के रूप में ही गवर्नमेंट देखती है, और ये मानती है कि रोजगार पर ही जो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वो खर्च हो रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए का इजाफा जीराम जी योजना में है। उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसका आप लोग रिसर्च करिए और उसमें विमर्श करिए। डीए 2% बढ़ा दिया गया है, जो केंद्रीय डीए है वो 2% बढ़ा दिया गया है। और मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ा सा इसमें राहत इसलिए है कि जो होम लोन है, होम लोन की क्राइटेरिया काफ़ी फ्लेक्सिबल की गई है। होम लोन पर सब्सिडी, और होम लोन पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है 1,20,000 की जो राशि है वो 3 किस्तों में अब आपके खातों में सीधे सीधे आवंटित की जाएगी। और भी होम लोन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई गई। किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, तो इसमें भी आपको राहत है। और आयुष्मान में भी राशि बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन भी क्लियर नहीं है कितना डिजिट होगा। फिलहाल 5 लाख रुपए वार्षिक आपको मुफ्त इलाज की सुविधा देता है आयुष्मान भारत, लेकिन अब वह राशि भी हर साल बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा का बजट हमने आपको बता ही दिया, एनईपी के आसपास अभी हम लोग नहीं हैं, काफ़ी दूर हैं। और रक्षा के बजट के बारे में भी हमने बात करी। और एक और चीज़ है शिक्षा संबंधी और रोजगार संबंधी बात में, जो विदेशी यात्रा पैकेज है वो 5% से लेकर के 20% था, जिसको घटा करके अब उसको 4% कर दिया गया है। यानी कि ये वो विदेशी यात्रा है जिसमें कई सारे लोग चिकित्सकीय शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश पढ़ने जाते हैं या रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। उसके लिए जो खर्चा आता था वो खर्चा घटा करके 4% कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कई सेक्टर्स को अगर हम और इसमें जोड़ना चाहें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मर्ज होकर के आ सकती हैं, लेकिन जो सीधा सीधा हम पर इफेक्ट डालती हैं वो है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब जैसा पिछला था वैसा ही अभी भी है। टैक्स स्लैब में कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरी एक और बात है कि उन्होंने एक टैक्स चोरी को लेकर के जो अपराध हुआ करता था उसके बारे में एक टिप्पणी कही है कि अब टैक्स चोरी जो है वो अपराध नहीं मानी जाएगी। आप टैक्स के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दीजिए और 30% सरकार को दीजिए, और आपका जो पूरा का पूरा पैसा है वो आपके पास रखिए, उसको आप वाइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अपराधी नहीं हैं। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के मिला जुला बजट कहा जा सकता है, जिसमें कई प्रकार की संभावनाएं हैं। हाँ, पेंशन के बारे में जो बात की जा रही थी कि जो पुरानी पेंशन है क्या उसकी बहाली होगी, तो अभी उस पर कोई बहुत स्पष्टता के साथ बात करते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। इस पर बात कुछ न कुछ आगे चल करके होगी। तो कुल मिलाकर के जो बजट है ये ना बहुत ज़्यादा निराशावादी है ना बहुत ज़्यादा आशावादी है, मिला जुला एक मध्यम बजट है। अच्छा, ये बजट जब भी आया, जैसे ही आया, तो जो एक्सपेक्टेशंस थी विपक्षियों की उनसे ना तो निगला जा रहा था, ना उगला जा रहा था, ना उसकी वो तारीफ कर पा रहे थे खुल की, ना ही कोई ऐसा बिंदु मिल रहा था जिस पर उनकी मुखालफत कर सके, खुल करके मुखालफत कर सके। तो ये बजट कुल मिला करके रहस्यमयी बजट था, और इसको कुल मिला करके एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। बहुत निराशाजनक भी बजट नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई हाई क्रिएट करने वाला बजट भी नहीं है। तो ख्याल बनाए रखिए, और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिसका रिसर्च करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो सार्थक जानकारी है मैं आपको दे पाया हूँगा, और जानकारियाँ इसमें है दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।